हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया ने देखा कि कोरोना वायरस 2020 में हिट हुआ और कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में सप्लाई जो है वो सप्लाई ज्यादा जो है इरप्ट हो गई। सप्लाई के इरप्ट होने के कारण सप्लाई चेन जो आपकी प्रभावित हुई, उसके वजह से पूरी दुनिया में इस समय इन्फ्लेशन का जबरदस्त यहाँ पे एक कंसर्न निकल करके सामने आ रहा है। और अभी यूएस के जो सीपीआई का जो डेटा आया है, यानी इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है, उसके हिसाब से जून में जो आपका इन्फ्लेशन रेट यूएस में रहा है वो है 9.1%, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की बात है। पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है कि इकोनॉमी में यह कहा जाता है कि अमेरिका को अगर छींक भी आ गई तो पूरी दुनिया को बुखार हो जाता है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि इतने शक्तिशाली देश के और इतनी ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करने वाले देश के में आपके पास जो इन्फ्लेशन की रेट है वो 9.1% रिकॉर्ड तोड़ यहां पहुंच चुकी है। और क्या इस वजह से कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है? क्या इस 9.1% के इन्फ्लेशन के कारण जो यूएस में आपको दिखाई दे रहा है, उसके वजह से क्या एक मंदी की स्थिति आने वाली है, रिसेशन आने वाला है? इस विषय पर इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं और उस पर इसका भारतीय बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या एक मंदी की स्थिति आने वाली है और भारत का जो शेयर बाजार है क्या उससे प्रभावित होगा? इस पर पूरा बात करेंगे, इस पर पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आपके सामने है। 9.1% के इन्फ्लेशन के साथ जून में कई सारे रिकॉर्ड इन्फ्लेशन के यूएस में तोड़ दिए गए हैं। अब इस आधार पे वहां पर एक मेजर कंसर्न है कि वहां का जो फेडरल बैंक है, यानी वहां का जो सेंट्रल बैंक है, वो करने क्या वाला है, वो वहां पर जो ब्याज दरें हैं उसको वो बढ़ा देगा। और इस ऐसी उम्मीद है कि 27 जुलाई के आसपास जो मीटिंग होने वाली है वहां पे ब्याज दरें कम से कम 1% का वहां पर इजाफा होगा। और ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वहां पर महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। अब यूएस की जहां तक बात की जाए तो वहां अगर महंगाई की दर 9.1% है और इस समय जो वर्तमान में वहां पर इस समय जो ब्याज दर चल रही है वो 1.75% चल रही है। तो यहां जो गैप है, आपको इन दोनों के बीच में जो गैप दिखता है वो है 7.5% और वो भी माइनस का, यानी कि वहां पर जो रियल रिटर्न है वो -7.5 है। तो यानी गैप काफी ज्यादा है और उस गैप को फिल करने के लिए कम से कम 1% का जो हाइक है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप 1% का यहां पे हाइक देते हैं इंटरेस्ट रेट में तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि लोन्स वहां पर महंगे हो जाएंगे और लोन्स के महंगे होने का कारण यह होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर कम होने शुरू हो जाएंगी और इसका प्रभाव जो है ये होगा कि अल्टीमेटली एक रिसेशन की स्थिति यूएस में आपको दिखाई देने वाली है। इसी तरह से और भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यूके की। और यूके में अगर आपको समझ में आता है तो वहां भी महंगाई की दर 9.1% पर बनी हुई है और जो ब्याज दर है वो 1.25% है। यानी कि जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई देता है -7.9%। तो यहां पर भी आपको ब्याज दरों का बढ़ोतरी दिखाई देगी भविष्य में। पूरे यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में आपको यहां पे और स्थिति चिंताजनक दिखाई दे रही है। वहां पे महंगाई की दर फिलहाल 8.5% है और जो ब्याज दर है वो नेगेटिव में ऑलरेडी है वहां पर 0.5%। और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस जानेंगे तो आपको हैरानी होगी कि वहां पर 9.1% का एक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी हाइक होना तय है। फ्रेंड्स, जहां तक जापान की बात है, एक और इकोनॉमी, और वहां पर जो इस समय इन्फ्लेशन की जो रेट है वो 2.5% है और उसके बाद वहां नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है 0.1% का, वहां पे ऑलरेडी नेगेटिव इंटरेस्ट है। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पे -2.5% का नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरह से इन यूएस, यूके, यूरोप और जापान में यहां पे पोजीशन जापान की इन्फ्लेशन को लेकर के यहां अच्छी कही जा सकती है। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत की सिचुएशन
काफी यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन में कही जा सकती है, मतलब हम खराब हैं लेकिन उतने खराब नहीं हैं। यहाँ पर जो महंगाई की जो दर है वो है 7% और अगर बात करते हैं ब्याज दरों की तो वो है 4.9%। इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस पता लगाते हैं तो दैट इज 2.1% एंड दैट इज -2.1%। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी लाइक यूएस हो गई या यूके हो गई या फिर पूरा का पूरा आपका यूरोप हो गया, तो उनके आधार पे हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन की रेट है वो 2% तो पहले तो वहां पे कम है, इन लोगों का 9% बना हुआ है, हमारा तो 2% उनसे कम है, 7% के आधार पे कम है। और उसके बाद ब्याज दरों में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो केवल 2.1% है। तो अगर जो ब्याज दरों में 2.1% नेगेटिव यहां पे कम है तो यहां इस कारण से है क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है और उसने रेट हाइक ऑलरेडी कर दिया था। और अब अगर इन्फ्लेशन के कारण यूएस में 1% का भी अगर यहां पर यूएस के सेंट्रल बैंक ने फैसला किया तो आरबीआई को मजबूरन यहां पर ब्याज दरों को बढ़ाना ही पड़ेगा। और यहां पर भी उस आधार पे जो आपके लोन्स हैं वो महंगे हो जाएंगे और लोन्स महंगा होने का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होंगी तो सीधा सारा मतलब है कि एक पर्टिकुलर रिसेशन में जाने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। तो ये एक मंदी की आहट जैसी एक सिचुएशन बनती नजर आ रही है पूरी दुनिया में। और क्या भारत में ये चीज ज्यादा देर तक व्याप्त होने वाली है? भारत के शेयर मार्केट में इसका क्या प्रभाव होगा? आइए इस पर एनालिसिस करते हैं। जहां तक भारत की बात है तो भारत में जो भी आपको इन्फ्लेशन दिखाई देता है तो वो इन्फ्लेशन जो है वो आपको ज्यादातर वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के वजह से है और भी जो चीजें हम बाहर से खरीदते हैं उसमें जो प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से, यानी कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इंपोर्ट किया हुआ जो भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं उसके वजह से है। हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे एबेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और हमें तो उसको बेचने के लिए प्रॉब्लम है, यानी कि सप्लाई ऑफ कमोडिटीज का यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। उन चीजों में जिसको कि हम इंपोर्ट करते हैं जैसे क्रूड ऑयल उसमें यहां पे प्रॉब्लम है और उस वजह से हमारा इन्फ्लेशन है और दैट इज व्हाई हम 7% पे यहां स्टेबल यहां पे खड़े हुए हैं। तो इस आधार पे फ्रेंड्स अगर शेयर बाजार का रिएक्शन हम करें तो शेयर बाजार ने तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पर अभी भी हमारे मार्केट को डिस्काउंट कर रखा हुआ है। तो इस बार सेम रीजन से बार बार डिस्काउंट होने की संभावना कम दिखाई देती है और शेयर बाजार में करेक्शन की संभावना उतने लार्ज स्केल पर तो नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसके रिपरकेशन जो आपके इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया अब जुड़ी हुई है और इन्फ्लेशन चाहे वो यूके के हो चाहे वो यूएस के हो तो इन देशों में और चाहे वो यूरोप को हो इसका प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा कि आपका जो रुपी है, रुपया का जो कीमत है डॉलर के मुकाबले वो कम होगा, रुपया आपका फिर से कमजोर होगा। वो 80 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, हो सकता है कि वो उससे भी कमजोर हो जाए। तो लॉन्ग टर्म में आपकी हमारी इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ना एक तरह से तय है। शेयर बाजार में कितना उसका रिएक्शन आता है वो आपको देखने वाली बात होगी, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा ऐसी उम्मीद नहीं है। रिएक्शन होगा लेकिन कम होगा। तो इसका मतलब यह है एक जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट है इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो पूरा का पूरा जो आपके लिए एनालिसिस मैंने प्रेजेंट की है ये पूरा इन्फ्लेशन के ऊपर और इन्फ्लेशन का शेयर बाजार के ऊपर जो प्रभाव होने वाला है, आरबीआई का एक्शन क्या होने वाला है और इसका जो हमारी इकोनॉमी है इस पर क्या फर्क होने वाला है आपको अच्छी तरह से यहां समझ में आया होगा और उस पर आधारित आप अपने ट्रेड्स ले सकेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।